हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब भाई, बताइए कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे बोलूँगी कि अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आने के केस में प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, राइट। शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इंसान जो पढ़ना चाहता है, एक्चुअल कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए बढ़ते हैं अब आज के सेशन पर। व्हाट इज इन्वर्जन? सबसे पहला सवाल, इन्वर्जन होता क्या है, किस चीज़ को कहते हैं इन्वर्जन? नाम में ही आ रहा है इन्वर्जन, मतलब उलट। क्या आ रहा है नाम में? उलट आ रहा है ना, इन्वर्जन। तो हम क्या कर सकते हैं? इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना। तो सबसे पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, एक सेंटेंस का ऑर्डर समझते हैं। जनरली कोई सेंटेंस होता है तो वो किस तरीके से बनता है? सब्जेक्ट बनता है, वर्ब बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है ना। जनरल तो ये होता है एक सेंटेंस का ऑर्डर। लेकिन जब हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे आता है, ठीक है, फॉलोड बाय जो भी आपके सेंटेंस में रिमेनिंग चीज़ हो, चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो सब्जेक्ट के बाद में वो आ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन्वर्जन क्या होता है? उल्टा कर देता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। आगे आने वाली चीज़ पीछे, पीछे आने वाली चीज़ आगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब और वर्ब के बाद सब्जेक्ट। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, करते क्यों हैं मैम? ऐसा क्यों करते हैं? जब गाड़ी सीधी चल रही थी तो हम उसे टेढ़ा चलाते ही क्यों हैं? सही बात है, आप पूछ सकते हैं ये सवाल। हम इन्वर्जन इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी बातों पर वी कैन ले एम्फेसिस, जोर डाल पाए। वी कैन ले स्ट्रेस, जो भी हम कहें उसको कहने पर एम्फेसिस डाल पाए, उसको कहने पर स्ट्रेस डाल पाए, सो दैट वी कैन ले एम्फेसिस और वी कैन ले स्ट्रेस। ठीक, पर्पस भी क्लियर हो गया क्यों करते हैं। दूसरी चीज, कितने टाइप के होते हैं मैम इन्वर्जन? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। ये नहीं कि सीधे ही क्वेश्चन करने लग जाए, बेसिक से पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस तो आएंगे ही, है ना। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि इसका पूरा बेसिक कैसे है। तो ठीक, इन्वर्जन होते हैं 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2 तरीके। कौन कौन से? एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, दूसरा होता है पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन, दूसरा होता है पार्शियल इन्वर्जन। अब जो ये कंप्लीट इन्वर्जन होता है ना, उसकी शुरुआत तो चलिए एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से हो जाती है, लेकिन जितने भी इसके बाद वर्ब होते हैं ना, वो पहले ही आ जाते हैं। मेन वर्ब आ जाता है, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो भी आ जाता है, ठीक है। फिर जाके कहीं सब्जेक्ट और जो भी सेंटेंस में बचा हुआ पार्ट होता है वो आता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो भी है वो लास्ट में आ जाएगी, या ऑब्जेक्ट बचा तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले इन्वर्जन है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि जो भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद उसका ऑक्सिलरी वर्ब, तब जाके कहीं सब्जेक्ट दिखेगा। पहले मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। ये तो हो गया आपका कंप्लीट इन्वर्जन। अब हम बात कर रहे हैं पार्शियल इन्वर्जन की। पार्शियल नाम से ही क्लियर हो गया, पार्शियल है, आधा है, पूरा नहीं है। तो पार्शियल इन्वर्जन में ये होता है कि स्टार्टिंग तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से हो जाती है। ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से हो जाती है, लेकिन उसके बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब, या जैसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, कुछ भी, है ना, हैज हैव हैड हो गया, डू डिड डज हो गया, कुछ भी, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद जो भी आपके सेंटेंस में बचता है वो बाद में आएगा, है ना। मेन वर्ब बचा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, जो भी बचा वो बाद में आएगा। यानी कि अब आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, फिर सब्जेक्ट। और पार्शियल इन्वर्जन में क्या होगा? सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी बचा होगा, ठीक है। एक में मेन वर्ब पहले आता है
और एक में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। मेन वर्ब पहले किस में आएगा? कंप्लीट इन्वर्जन में, और हेल्पिंग वर्ब पहले किस में आएगा? पार्शियल इन्वर्जन में। ऐसे अगर ट्रिकी लग रहा है तो अब एक चीज समझते हैं कि कैसे कैसे कहाँ और किस तरह से लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है। चलिए, पर्पस हम पता कर चुके हैं, है ना। अब देखते हैं कि इन्वर्जन होता कहाँ है। व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी यूज इन्वर्जन? वो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्जन जो इस्तेमाल होता है वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है। देखा है ना आपने? सिंपल, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। लेकिन अब सवाल बनाएंगे तो कैसे बोलेंगे? देखिए, सिंपल अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूं तो मैं कहती हूं यू आर हैप्पी। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका एडजेक्टिव फॉलोड बाय जो भी चीज है। ठीक है, यू आर हैप्पी। लेकिन अब बात चल रही है कि इसका सवाल बनाइए। तो सवाल कैसे बनाते हैं? यही करते हैं ना, स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, वर्ब आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट पीछे कर देते हैं। फिर क्या बोलते हैं? आर यू हैप्पी? क्वेश्चन मार्क की देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर, कि क्वेश्चन मार्क होना बहुत जरूरी है। सवाल पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्लियर? तो डू यू लाइक मुंबई? डू पहले आया, यू बाद में आया, फिर जाके मेन वर्ब आया, है ना। यानी कि पार्शियल इन्वर्जन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और फिर आगे जो भी बचता है, ऑब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज बचती है, प्रीपोजिशनल जो भी बचता है सेंटेंस में आगे, वो आगे जुड़ जाता है। ठीक है, तो डू यू लाइक मुंबई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हो गया ना इन्वर्जन, सीधे का उल्टा हो गया ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, सिंपल सेंटेंस है, यू आर अ स्टूडेंट, यू है सब्जेक्ट, आर है हेल्पिंग वर्ब, अ स्टूडेंट नाउन हो गया अपना। लेकिन अब हम क्या करें? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? तो स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, अ स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट या नाउन जो भी है वो बाद में आ गया। ऑब्जेक्ट तो जनरली नाउन होता है ना। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो हो गया वो सेंटेंस की तरफ चलने लगा। आर यू अ स्टूडेंट? क्या तुम एक स्टूडेंट हो? चलिए, एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जिक्र करेंगे वहां पर इन्वर्जन होगा। क्लियर? दूसरी चीज समझिए, विद नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस। एडवर्ब्स कौन से होते हैं जनरली, ये समझने की कोशिश करते हैं पहले तो, है ना। जब तक एडवर्ब ही नहीं पता तो नेगेटिव और पॉजिटिव की तो बात ही बात की है। एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन, किसी कंजंक्शन, किसी पूरे के पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता देते हैं, उसको क्वालिफाई कर देने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। हिंदी में कहलाते हैं क्रिया विशेषण। किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी दूसरे एडवर्ब की, किसी प्रपोजिशन की, किसी कंजंक्शन की, या पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देने वाले वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमें अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है। हमारे एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं हमें उतना ही कॉन्सेप्ट समझना है। तो एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है कि एडवर्ब में होता है एक एडवर्ब ऑफ मैनर, जो किसी काम को करने का तरीका बताता है। और जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लास्ट में क्या लगा होता है? एलवाई लगा होता है। क्या लगा होता है? जनरली एलवाई लगा हुआ होता है। क्लियर हो गया? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली, है ना, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली। और अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर एग्जाम में एरर आती है एडवर्ब को लेकर, वो क्या? जब एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई जुड़ता है तब तो बनता है एडवर्ब, है ना। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टली, हार्श, हार्शली, है ना। चलो समझ में आ गया हमें। एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा तो एडवर्ब बन गया। लेकिन कंफ्यूजन वहां है जहां नाउन के बाद में एलवाई लगता है। अगर नाउन के बाद में एलवाई लगता है तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं, फिर वो एडवर्ब नहीं होते वो वर्ड्स, फिर वो एडजेक्टिव होते हैं। अगर नाउन के बाद में एलवाई लगता है तो फिर वो शब्द एडवर्ब नहीं होते, फिर वो शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां भी एलवाई देखा सीधे सोच लिया कि वो एडवर्ब है। जैसे कावड़, कावड़ के बाद एलवाई लगा दिया कावड़ली, तो कावड़ली क्या हो गया? ये कावड़ नाउन, एलवाई लगा उसके बाद तो वो बन गया, सफिक्स एलवाई जुड़ने के बाद वो बन गया कावड़ली। तो कावड़ली क्या होता है? कावड़ली
एक एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनका सेंस ही नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता ही नहीं है। जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, चारों का मतलब होता है एकदम ना के बराबर या फिर मुश्किल से। नेवर, नेवर तो नाम से ही क्लियर हो गया, कभी नहीं। सेल्डम, बहुत कम। अंडर नो सर्कमस्टेंस, जिसमें सीधे सीधे नो लिखा हुआ निगेटिव एक्सप्रेशन है, अंडर नो सर्कमस्टेंस। ऑन नो कंडीशन, किसी भी कंडीशन पे नहीं, किसी भी हालत में नहीं। इन नो टाइम, बिना भी समय गवाए हुए, बिल्कुल समय में नहीं, इन नो टाइम। ऑन नो अकाउंट, किसी भी वजह से नहीं, ऑन नो अकाउंट। इन नो वे, किसी तरीके से नहीं। नॉर, फ्यू या फिर लिटिल, नॉर, फ्यू या फिर लिटिल, ये कुछ स्पेसिफिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट निगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद हमेशा और हमेशा सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। क्लियर हो गया? इनके बाद हमेशा सेंटेंस में इन्वर्जन होगा। कैसे? देखिए, हार्डली और कैसा इन्वर्जन होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है। ज्यादा फेमस और ज्यादा पॉपुलर जो इन्वर्जन है वो है पार्शियल इन्वर्जन, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये आ गया हार्डली, निगेटिव एडवर्ब, उसके तुरंत बाद आ गई हेल्पिंग वर्ब, है ना? तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, ये होता है आपका पार्शियल इन्वर्जन। हार्डली हैड ही, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट। हार्डली हैड ही एंटर द क्लास, मुश्किल से, यानी कि बस वो क्लास में एंटर हुआ ही था। व्हेन, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगता है, कंजंक्शन का रूल होता है कि हार्डली के साथ हमेशा व्हेन लगेगा। व्हेन एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग, जब सबने हंसना शुरू कर दिया, बस वो क्लास में घुसा ही था कि सबने हंसना शुरू कर दिया। अब इधर पास्ट टेंस है तो इधर भी कैसा टेंस है? पास्ट टेंस है, मतलब पास्ट का परफेक्ट इधर आया तो इधर भी सिंपल पास्ट आया। चलो इतना तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन नो वे, किसी भी तरीके से नहीं। विल, हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। विल आई स्टॉप चेजिंग माई ड्रीम्स, किसी भी कंडीशन में मैं अपने ख्वाब देखना बंद नहीं करूंगा, अपने ख्वाबों के पीछे चलना, उनको साकार करना बंद नहीं करूंगी या करूंगा। क्लियर हो गया? जब कभी भी आप इन नेगेटिव एक्सप्रेशंस को देखें तो हमेशा और हमेशा आपको क्या करना है? पार्शियल इन्वर्जन करना है। पार्शियल इन्वर्जन मतलब इनके बाद, इन एक्सप्रेशंस के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, जब कभी भी आप ओनली और ओनली के साथ एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा हुआ देख लें। हम एडवर्ब ऑफ टाइम तो आपने बताया ही नहीं। हाँ, तो वो एडवर्ब जो समय बताते हैं, जैसे येस्टरडे, टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, अर्लियर। ऐसा अर्लियर तो नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो आपको टाइम मेंशन करे। या ओनली व्हेन आई मेट हर, केवल उस समय जब मैं उससे मिली। समय क्या था? जब मैं उससे मिली, है ना? ओनली इन माई चाइल्डहुड, केवल मेरे बचपने में, सिर्फ मैं अपने बचपने में कोई काम करती थी, मैं स्टोरी पढ़ने का शौक रखती थी, है ना, या मैं गार्डन में घूमने का शौक रखती थी, सिर्फ मेरे बचपने में। वो वर्ड्स जो आपको टाइम मेंशन करें एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या आना चाहिए? ओनली। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं? इन्वर्जन करते हैं, और इन्वर्जन जनरली कौन सा करते हैं? पार्शियल इन्वर्जन, राइट? 80% केसेस में पार्शियल इन्वर्जन होता है, बचे 20% केसेस उसमें जाके होता है कंप्लीट इन्वर्जन। चलिए, अब बात आ रही है जैसे कि ओनली येस्टरडे, ओनली द नेक्स्ट डे, ओनली व्हेन आई मेट हर, केवल जब मैं उससे मिली। किस टाइम पर? केवल जब मैं उससे मिली। ओनली व्हेन शी टोल्ड मी, जब उसने मुझे बताया। ओनली आफ्टर आई हैड बीन देयर फॉर फ्यू आवर्स, जब मैं वहां कुछ घंटे रही तभी मुझे ये बात पता चली, या कुछ भी टाइम को मेंशन करने वाले एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और उनसे पहले क्या लगा है? ओनली। अब ध्यान से देखिएगा, ओनली येस्टरडे आई मेट हर नहीं होगा, पार्शियल इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। ओनली येस्टरडे डिड आई मीट हर, मैं कल ही उससे मिली। ओनली येस्टरडे डिड आई मीट हर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ओनली व्हेन आई मेट हर, फिर दोबारा ये आ गया ओनली, और ओनली के साथ क्या आ गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। केवल जब मैं उससे मिली। डिड आई, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट बाद में, पार्शियल इन्वर्जन हो गया। डिड आई गेट टू नो हर रियल कंडीशन, तभी जाके मुझे उसकी वास्तविक हालातों का पता चला। फेसबुक पर देखकर तो मुझे कुछ और लग रहा था,
है ना। यूट्यूब पर देखकर उसके वीडियोस तो मुझे कुछ और लग रहा था, और उसकी इंस्टाग्राम की पिक्चर्स देख के तो मैं कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन कल जब मैं उससे मिली, केवल कल, तब जाके मुझे पता चला कि उसकी रियल कंडीशन क्या है। समझ में आ गया। चलिए, और कहाँ यूज होता है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, इन्वर्जन। इन्वर्जन इस्तेमाल होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस समझते हैं ना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई वुड लोअर द टैक्सेस और आई वुड डिक्रीज द टैक्सेस। ठीक, तो यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि अनफुलफिल्ड विश या कंडीशन को दिखाते हैं। ठीक, एक तो वो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, और एक दूसरे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जहां एक काम का होना दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है। वो आता तो वो चला जाता, उसके आने से पहले वो चला गया, ऐसा होता तो वो ये कर लेता। क्लियर। अब तो कंडीशनल सेंटेंसेस तो मैम हमें समझ में आ गया, इफ से बनते ही हैं, उसमें क्या हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब जब आपको कंडीशनल सेंटेंस में इफ को रिमूव करना है, होता है ना, अगर तो लगता ही है, क्यों, क्योंकि ये अनफुलफिल्ड विश बताते हैं जो अभी तक पूरी हुई ही नहीं है। अनफुलफिल्ड विश या डिजायर को बताने के लिए अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करती कि मैं बहुत अच्छी जगह हूं, है ना। तो अनफुलफिल्ड डिजायर है, मैं तुम्हारी जगह हो ही नहीं सकती। तो ठीक उसी तरह से अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, लोग कहते हैं ना, अगर मैं भी 25 साल का होता तो मैं भी बैंक का फॉर्म भरता, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट। आपके पास टाइम है, आपके पास मेहनत करने का समय है, आप मेहनत करिए, कर सकते हैं आप अभी। ठीक, चलिए, तो अनफुलफिल्ड विश और डिजायर्स के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अनफुलफिल्ड में तो हमेशा अगर ही लगेगा, अगर पॉसिबल तो है नहीं, अगर ऐसा होता तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें इफ आता है। उस इफ को रिमूव करने के लिए हमें जो करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। अगर हमें उस इफ में से, उस अगर वाले वाक्य में से अगर को रिमूव करना है, इफ क्लॉज को रिमूव करना है, तो हमें सेंटेंस को उलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इन्वर्जन करना पड़ेगा, दैट टू पार्शियल इन्वर्जन। यानी कि इस तरह के सेंटेंसेस में इफ के स्थान पर सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। क्लियर। देखिए, वर ही अ ग्रेजुएट, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। वर ही अ ग्रेजुएट ही वुड अप्लाई। ठीक है, अगर वो ग्रेजुएट होता तो वो अप्लाई कर देता, अगर वो ग्रेजुएट होता तो वो अप्लाई कर देता। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैड ही, अगर वो मेरी जगह पर होता तो मैं ऐसे बोलती ना, इफ ही हैड बीन एट माई प्लेस, पर नहीं, मुझे तो इफ रिमूव करना है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। हैड ही बीन, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लग गई, बी मतलब होना। हैड ही बीन एट माई प्लेस, अगर वो मेरी जगह पर होता, ही वुड हैव स्लैप्ड यू, तो वो उसको मार देता, मतलब वो तुमको थप्पड़ मारता। ही वुड हैव स्लैप्ड यू, यू ना लगाकर आप हर भी बोल सकते, वो उसको थप्पड़ मार देता। अगर वो मेरी जगह पर होता तो वो उसको थप्पड़ मार देता, या हिम, कुछ भी बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं, जो भी सेंटेंस में डिपेंड करता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इधर हैड लगता है, कंडीशनल सेंटेंस की भी एक बात बता देती हूँ, है ना, मैंने आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें याद आई हूं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि अगर जिस पार्ट में, एक पार्ट में इसके इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगता है, थर्ड कंडीशनल में मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि अगर इसके इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट लगता है तो दूसरे क्लॉज में क्या लगता है, वुड हैव लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। यहां पे चेक करिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हो गया। इफ क्लॉज ऐसे है क्योंकि इफ को रिमूव कर दिया, इसलिए पार्शियल इन्वर्जन हो गया। क्लियर। दूसरा पार्ट, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव स्लैप्ड यू, तो उसने तुमको थप्पड़ मार दिया होता। ठीक, चलिए, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है ना उसकी कोई इंटेंशन है, सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर तो आप समझ ही गए, जनरली जिनमें क्या लगा होता है, एल वाई लगा होता है। वो वर्ड्स जिनमें एल वाई लगा होता है, मैं आप सबसे एक बात बार बार बोलूंगी, मेरे साथ नोट करते हुए चलिए। और जितने लोग ये वीडियो देखते हैं ना, एफर्ट्स को देखते हैं ना, आज टीचर्स डे पे मैं ये मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो मुझे एज अ रिवॉर्ड आप इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए, राइट। और अगर चीजें समझ में आए तभी लाइक कीजिएगा, ठीक है, लेकिन शेयर तो कर सकते हैं ना, ताकि हर कोई पढ़ ले। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताया, जो किसी काम को करने का तरीका बताते हैं, और जनरली इनके बाद में एल वाई लगा होता है। तो देखिए,
इनके केस में भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन कहां कहां होता है? ओनली प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ, कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हमें इफ क्लॉज को रिमूव करना होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर में, जैसे सो ब्यूटिफुली, ब्यूटिफुल एलवाई लग गया ब्यूटिफुली, सो ब्यूटिफुली डिड ही, हो गया इन्वर्जन। डिड ही एक्सप्लेन दैट एवरीबडी अंडरस्टूड इट, उसने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, इसने इतना ब्यूटीफुली समझाया कि हर किसी को समझ में आ गया। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे दैट एवरीबडी प्रेज्ड हर, कि हर किसी ने उसकी तारीफ करी। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सो बैडली एडवर्ब ऑफ मैनर, बैड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। वो भी कौन सा? एडवर्ब ऑफ मैनर, किसी काम को करने का तरीका बताने वाले एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। सो बैडली डिड दे प्ले, इतना बुरी तरीके से उन्होंने प्ले किया, डिड आगे दे बाद में, ठीक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, हो गया पार्शियल इन्वर्जन। डिड दे प्ले दैट एवरी प्लेयर स्कोर्ड जीरो, इतना बुरी तरह से उन्होंने खेला कि हर प्लेयर जीरो बनाया, हर प्लेयर ने जीरो स्कोर किया, हर प्लेयर जीरो पे आउट हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इज ओनली के साथ जब कुछ स्पेशल अदर एक्सप्रेशंस लग जाते हैं या ओनली के साथ कुछ प्रिपोजिशनल फ्रेजेस लग जाती हैं, उस केस में भी हम क्या करते हैं? ओनली के केस में आप जनरली ध्यान रखिएगा इन्वर्जन होना ही होना है, चाहे ओनली के बाद अदर फ्रेजेस लगी हो या ओनली के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हो, ओनली के साथ जनरली इन्वर्जन होता ही होता है। जैसे अभी प्रिपोजिशनल फ्रेज आ गई, ओनली बाय यूजिंग फोर्स, सिर्फ और सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल करने के द्वारा ही, डिड ही, हो गया पार्शियल इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, और डू डिड डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो पता है ना, लग गई। ओनली बाय यूजिंग फोर्स डिड ही मैनेज टू कंट्रोल द मॉब, यानी कि उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ही रास्ता था, वो क्या था? बल का प्रयोग करना। मात्र बल के प्रयोग से ही वो मैनेज कर पाया उग्र भीड़ को कंट्रोल करने में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझिए, ओनली इन अ फ्यू रेस्टोरेंट्स, ओनली के साथ दूसरे एक्सप्रेशन जुड़ गए, प्रिपोजिशनल फ्रेज जुड़ गई, 2-3-4 शब्द जुड़ गए, है ना, प्रिपोजिशन से 2-3-4 शब्द जुड़ गए, फ्रेज बना लिया उन्होंने, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो गई। ओनली इन अ फ्यू रेस्टोरेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, डू दे अलाउ ईटिंग योर ओन फूड, अपना खुद का घर से लाया हुआ खाना केवल फ्यू रेस्टोरेंट्स ही अलाउ करते हैं वहां बैठ के खाना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। विद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कंप्लीट इन्वर्जन, एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ जो होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब ये होता है जो भी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस है पहले तो वो आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसमें मेन वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसमें मेन वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, और ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा ऐसे केसेस में क्या होता है? नाउन होता है। अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो फिर आपको वहां पर इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूं कंप्लीट इन्वर्जन की, ठीक है। तो पहले आपका एडवर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट। देखिए, हियर कम्स द क्वीन, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम्स मेन वर्ब, और सब्जेक्ट की जगह पर क्या आया? नाउन आया, प्रोनाउन नहीं आया। हियर कम्स शी नहीं, नाउन। हियर कम्स द क्वीन। नेक्स्ट देखिए, देयर गोज द ट्रेन, देखो वो ट्रेन गई, देयर गोज द ट्रेन, कहते हैं ना देयर गोज द मेट्रो, या हेयर कम्स द मेट्रो, लो आ गई मेट्रो। मेट्रो का वेट कर रहे थे ना अब तक, लो आ गई मेट्रो। अपनी बात पे एम्फेसिस कर दिया आपने, हेयर कम्स द ट्रेन, हेयर कम्स द मेट्रो, आ गई मेट्रो। नेक्स्ट देखिए, अवे वेंट द चाइल्ड, बच्चा दूर चला गया, डर के या किसी भी वजह से बच्चा दूर चला गया, या अवे वेंट द पपी, पपी जो था, डॉग का जो पपी था वो दूर चला गया। अवे वेंट द पपी, अवे वेंट द चाइल्ड, बच्चा दूर चला गया। अवे और उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट के नाम पर क्या आ गया? सब्जेक्ट के नाम पर आ गया आपका नाउन, अवे वेंट द चाइल्ड। अगला देखिए, स्पेसिफिक, मैं आपको कंजंक्शंस बता रही हूं जिनके बाद हमेशा और हमेशा क्या इस्तेमाल होता है? जिनके बाद हमेशा और हमेशा इस्तेमाल होता है इन्वर्जन। कौन कौन सी वो कंजंक्शंस है? नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, या फिर नाइदर। वो वाक्य जो नॉट ओनली के साथ शुरू हो, नो सूनर के साथ शुरू हो, या नाइदर जहां पर यूज हो, उनका इस्तेमाल किया हुआ हो, वहां पर भी इन्वर्जन होगा। देखिए, नॉट ओनली पार्शियल इन्वर्जन करना है जनरली। वॉज, इट, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट।
नॉट ओनली वॉज इट रेनिंग ऑल डे एट द वेडिंग, ना केवल पूरे दिन शादी में बारिश होती रही, बट ऑल्सो द बैंड वॉज लेट, बल्कि जो बैंड था वो भी लेट था। ना केवल बारिश होती रही बल्कि बैंड भी लेट था। दोनों सेंटेंस पास्ट में है। सीक्वेंस ऑफ टेंस समझते हैं ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने आपको डेली ज्ञान जो रोज देती हूँ उसमें आपको ये चीज़ दे रखी है, आपको क्लियरली बता रखा है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस ये होता है कि एक क्लॉज में, प्रिंसिपल क्लॉज में जो टेंस है, जनरली वही टेंस जो होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज पर भी पड़ता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पर भी वही टेंस आता है। तो वही टेंस है कि दोनों में पास्ट है तो पास्ट का इस्तेमाल किया। ना केवल पूरे दिन शादी में बारिश होती रही बल्कि बैंड भी लेट था। ठीक है, नॉट ओनली के बाद पार्शियल इन्वर्जन लग गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, नॉट ओनली डिड शी फॉरगेट माई बर्थडे, ना केवल वो डिड शी, डिड पहले शी बाद में, शी फॉरगॉट नहीं होगा, नॉट ओनली शी फॉरगॉट नहीं होगा, हमेशा इन्वर्जन होगा। डिड शी फॉरगेट माई बर्थडे, डू डिड डस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना केवल वो मेरा बर्थडे भूल गई, जन्मदिन भूल गई, बट शी ऑल्सो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बट ऑल्सो के बीच में आपका सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो बट शी ऑल्सो डिड नॉट इवन अपोलोजाइज फॉर फॉरगेटिंग इट, यहां तक कि उसने मुझसे बर्थडे भूलने के लिए माफी भी नहीं मांगी कि सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गई थी, ऐसा भी नहीं बोला। होते हैं ना हमारे कुछ दोस्त, भूल गए तो भूल गए, और अगले दिन भी उन्होंने ये नहीं बोला हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, ठीक है ना, उन्होंने ये कहा कि बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ना उन्होंने ये बोला सॉरी मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, तो बस भूल गए, खत्म, बात को हवा में उड़ा दिया। तो वही उसने मेंशन किया है। ठीक है, या नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास व्हेन, नो सूनर के साथ व्हेन लगेगा या देन, नो सूनर के साथ हमेशा लगता है देन, है ना। नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास देन एवरीबॉडी स्टूड अप, जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ वैसे ही सब खड़े हो गए। नो सूनर डिड ही एंटर द क्लास देन एवरीबॉडी स्टूड इट। तो उसमें भी आपने देखा डिड ही एंटर, नो सूनर के साथ भी क्या लगा, पार्शियल इन्वर्जन हो गया, डिड पहले आ गया, ही बाद में चला गया। डिड ही एंटर द क्लास व्हेन एवरीबॉडी स्टूड अप। चलो, तो हमने अभी तक 7 रूल्स पढ़ लिए हैं। आई होप आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि इन्वर्जन क्या होता है, बुक्स में पढ़ के समझ नहीं आता है, प्लस बुक्स में इतनी डिटेल्स में गिवन नहीं है, या फिर यूट्यूब के चैनल्स पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें बता नहीं रखी हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि फ़ायदेमंद हो रहा है, आप सीख रहे हैं, तो दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। 8th रूल, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ओनली के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गई तो हो गया पार्शियल इन्वर्जन। ठीक, ओनली के साथ कुछ भी लगा होता है तो पार्शियल इन्वर्जन ही होता है। लेकिन अगर सीधे सीधे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से सेंटेंस शुरू हुए हैं तो फिर होगा कंप्लीट इन्वर्जन। देखिए, इनटू द रूम, यानी कि 2-3 वर्ड्स एक प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, बन गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। इनटू द रूम केम, पहले आता है मेन वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। ठीक है, पहले आता है मेन वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर बचा कुचा बाद में। इनटू द रूम केम नविका व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था तब रूम में नविका आई। इस बात को कहने का एक बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्मल वे हो सकता है, इनटू द रूम केम नविका व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रही थी तब, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज हुई, फिर हो गया कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में सबसे पहले क्या होगा, मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बचा कुचा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वो सब बाद में। देखिए हो गया, इनटू द रूम केम नविका व्हेन आई वाज स्लीपिंग, तब आई जब मैं सो रही थी। अगला देखिए, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन के साथ 2-3 वर्ड मिलकर उन्होंने क्या बना दी, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दी। आउटसाइड द गेट वर विस्परिंग द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे जो थे वो फुसफुसा रहे थे। वर विस्परिंग द चिल्ड्रन, हमेशा ध्यान रखिएगा कंप्लीट इन्वर्जन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूं, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। आउटसाइड द गेट वर विस्परिंग द चिल्ड्रन, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, निगेटिव क्लॉजेज में नाइदर या नॉर जब लगा होता है, जैसे आपका एक सेंटेंस चल रहा है,
उसका एक पार्ट में निगेटिव क्लॉज है, उसके बाद उसी सेंटेंस में आया नाइदर या नॉर, तो नाइदर या नॉर के साथ पार्शियल इन्वर्जन होगा। लेकिन सिंपल क्लॉज है, एक तो होता है निगेटिव क्लॉज और उसके बाद नाइदर नॉर लगाओ तो आप पार्शियल इन्वर्जन कर दें। लेकिन अगर सिंपल क्लॉज है तो उसमें नाइदर नॉर नहीं आकर सो या एज आता है, ठीक है, सो या एज आता है और उसके बाद हो जाता है पार्शियल इन्वर्जन। अच्छा, ये क्लॉजेस कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनके बाद सो या एज आता है तो फिर उसके बाद पार्शियल इन्वर्जन होता है। दोनों ही केस में पार्शियल इन्वर्जन होता है। नाइदर नॉर बीच में आता है तो भी पार्शियल इन्वर्जन होता है, बीच में सो या एज आता है तो भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। बस इतना डिफरेंस है कि निगेटिव क्लॉजेस होते हैं तो नाइदर नॉर लगता है, और अगर नॉर्मल क्लॉज होती है तो सो या एज लगता है। कैसे? शी डज नॉट कुक, नेगेटिव क्लॉज हो गया, शी डज नॉट कुक, वो खाना नहीं पकाती या वो पकाती नहीं है। नॉर डू आई, ना ही मैं पकाती हूं, नॉर डू आई, ये क्या है, डू आई, पार्शियल इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे, नॉर डू आई, मैं भी नहीं पकाती हूं, वो खाना नहीं पकाती, मैं भी नहीं पकाती, नॉर डू आई, या शी डज नॉट कुक, नाइदर डू आई, मैं भी नहीं पकाती। नेक्स्ट, अंजन हैज नॉट ईटन, अंजन ने अभी तक खाया नहीं है। नाइदर, अब बताइए यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज है तो क्या हैज लगा दूं? क्या हाई के साथ हैज लगता है? आप बताइए, हेल्पिंग वर्ब तो सही है, हैज लगा देनी चाहिए, पर क्या आई के साथ हैज लगता है? इसलिए यहां हैज ना लगकर क्या लगा है, हैव। नाइदर हैव आई, ना तो अंजन ने खाया अभी तक, ना ही मैंने खाया, नाइदर हैव आई। क्लियर हो गया? निगेटिव क्लॉज है तो नाइदर या नॉर के बाद होगा पार्शियल इन्वर्जन, लेकिन अगर क्लॉज पॉजिटिव है या नेगेटिव, दोनों कुछ भी है, और फिर आया है सो या एज, तो सो या एज के बाद होगा पार्शियल इन्वर्जन। निगेटिव में नाइदर नॉर लगता है, निगेटिव नहीं होता तो सो या एज लगता है। नॉर्मल क्लॉज है। टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल गया है। सो और उसके बाद पार्शियल इन्वर्जन, हैज द टेक्नोलॉजी, सो लगा है यहां पे, ध्यान से देखिएगा। टाइम्स हैव चेंज्ड एक नॉर्मल क्लॉज है, न्यूट्रल क्लॉज है, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल है। सच सी बात बता दी कि समय बदल चुका है, सो हैज द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। अब देखिए, यहां हैव लिखा है क्योंकि बात टाइम्स की चल रही है, लेकिन यहां पर टेक्नोलॉजी सिंगुलर की बात चल रही है तो क्या लगेगा, हैज, सो हैज द टेक्नोलॉजी। अगला देखिए, शी स्कोर्ड वेल, उसने अच्छा स्कोर किया। सो डिड आई, और वैसे ही मैंने भी स्कोर किया। मैम आपको कैसे पता चला डिड आएगा? यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो मेंशन ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला डिड आएगा? ध्यान से देखिएगा, जब आपके क्लॉज में सीधे सीधे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है, जब जब आपके सेंटेंस में, ये बात मैंने आपको क्वेश्चन टैग में भी समझाई थी, जब जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन होती है, क्लियर हो जाता है कि आपका कैसा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। इसलिए यहां पर क्लियरली उसने लिखा है शी स्कोर्ड वेल, उसने अच्छा स्कोर किया, और मैंने भी, सो डिड आई। शी प्लेड वेल, उसने अच्छे से खेला, और मैंने भी, सो डिड आई, है ना। शी डज नॉट लाइक राइटिंग अ लेटर, उसे पत्र लिखना पसंद नहीं है। या शी डज नॉट लाइक टाइपिंग, उसे टाइप करना पसंद नहीं है। नाइदर डू आई, मुझे भी नहीं है। या शी डज नॉट लाइक रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है। सो डिड ही, उसे भी पसंद नहीं है, ठीक है। या सो डिड मुकेश, मुकेश को भी पसंद नहीं है। एक बात का ख्याल रखिएगा, वो बात ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे याद आया, पसंद हो या ना हो, पढ़ना ही है। धीरे धीरे करके आदत बनाइए, ग्रामर भी वहीं से क्लियर होगी। मैं रोज आपको टेलीग्राम पर 2 आर्टिकल्स देती हूँ, है ना। एक आर्टिकल को पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, दूसरे आर्टिकल को ग्लांस कर लीजिए, स्किम कर लीजिए, स्किप मतलब धीरे धीरे लाइंस, एक लाइन पढ़ी एक छोड़ी, एक लाइन पढ़ी एक छोड़ी, एक लाइन, ओवरऑल सार ले लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स भी समझ में आते रहें, ताकि ग्रामर भी क्लियर हो जाए, और ताकि वोकैबुलरी भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, आज के सेशन का आखिरी और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इन रिपोर्टिंग स्पीच, नरेशन का अगर आप बेसिक समझते हैं तो आपको पता है ना, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, जैसे लिखा है प्लीज हेल्प द पुअर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है पार्शियल इन्वर्जन, सेड शालिनी, शालिनी ने कहा, ठीक है। प्लीज हेल्प द पुअर सेड शालिनी, यानी कि यहां पर हो गया इन्वर्जन,
और इन्वर्जन ने क्या किया, वर्ब आगे करा, सब्जेक्ट पीछे करा। ऐसे केसेस में कैसा इन्वर्जन होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं, नॉट पार्शियल, कंप्लीट इन्वर्जन। क्यों? क्योंकि देखिए मेन वर्ब आगे आ गया और शालिनी पीछे चली गई, मेन वर्ब आगे आ गया और शालिनी पीछे चली गई। प्लीज हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, सेड शालिनी, शालिनी ने कहा। मान लीजिए मैं ऐसा लिखती सैड शी, गलत हो जाता। क्यों सैड शी क्यों नहीं होता? क्योंकि कंप्लीट इन्वर्जन में प्रोनाउन नहीं आता, बल्कि क्या आता है, नाउन आता है। तो अगर सेड शी लिखना है तो कैसे करें, तो फिर आप सिंपली लिखिए शी सेड। अगर यहां पर ऐसा होता कि उसने कहा, मान लीजिए किसी का नाम ही नहीं होता, फिर क्या करते, तो प्लीज हेल्प द पुअर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड, शी सेड, उसने कहा। तो या तो सेड शालिनी होगा, अगर नाउन आया है तब तो आपको इन्वर्जन करना पड़ेगा, मतलब मेन वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। लेकिन अगर आपने प्रोनाउन देखा है तो फिर सिंपली लिखिए शी सेड। अगला देखिए, यूज माई बुक टिल योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स तक मेरी किताबें इस्तेमाल कर लो, मेरी किताबों से पढ़ लो। सेड राहुल, मेन वर्ब आगे सब्जेक्ट पीछे। मान लीजिए राहुल ना लिखा होता, नाउन नहीं होता, कंप्लीट इन्वर्जन में तो नाउन चाहिए। मान लीजिए नाउन ना होता तो कैसे बोलते, तो फिर ऐसे बोलते ही सेड, फिर सिंपली इन्वर्जन ना करते, फिर सिंपली लिखते ही सेड, उसने कहा ही सेड। क्लियर हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच में जब भी कभी बात आएगी, आपको नाम दे रखा होगा, नाउन दे रखा होगा, तो हमेशा कंप्लीट इन्वर्जन होगा। जब जब मैं कहूं कंप्लीट इन्वर्जन, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर जो भी चल रहा होगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएंगी दूसरी चीजें। आई होप अब आपने इन्वर्जन के चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है, बेसिक से सीखा है। सीखा एडवर्ब्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस सीखा, एडवर्ब ऑफ मैनर सीखा, एडवर्ब ऑफ टाइम सीखा, है ना, बहुत सारी चीजें सीखी। हेल्पिंग वर्ब सीखे कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करें, V2 लिखा है एक क्लॉज में तो यानी कि वो पास्ट टेंस है, तो उसमें डिड लगता है। बहुत कुछ सीखा। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, फ्रूटफुल है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, सेबी, नाबार्ड हर एक एग्जाम के लिए अगर फ्रूटफुल है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अंटिल देन।